1857 एक ऐसा साल जिसने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। सोचिए, एक सदी से जो गुस्सा, जो नाराजगी अंदर ही अंदर सुलग रही थी, वो अचानक एक भयंकर आग बनकर भड़क उठी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 1857 के उसी महान विद्रोह की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक राइफल की गोली की अफवाह में इतनी ताकत कैसे आ गई कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिला दी? कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे उत्तर भारत में आग लगा दी? चलिए आज इसी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम उस एक गोली की कहानी से शुरू करेंगे जिसने साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक एक करके राज्यों को खत्म किया जा रहा था, कैसे भारत का पैसा बाहर भेजा जा रहा था और कैसे लोगों को लगा कि उनकी संस्कृति पर हमला हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि विद्रोह की आग आखिर भड़की कैसे, और अंत में हम बात करेंगे कि इस पहले स्वतंत्रता संग्राम ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी। देखिए, 1857 का विद्रोह कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये तो ऐसा था मानो सालों से बारूद जमा हो रहा था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी वो आई एक नई बंदूक की शक्ल में। तो हुआ ये कि ब्रिटिश सेना में एक नई राइफल आई, नाम था एनफील्ड राइफल। अब इसमें एक पेंच था। इसके कारतूस को बंदूक में डालने से पहले दांत से छीलना पड़ता था, और यहीं से सारी कहानी शुरू हुई। एक अफवाह ने जोर पकड़ा कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब सोचिए, ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये सिपाहियों की आस्था पर, उनके धर्म पर एक सीधा हमला था। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर हराम। तो ये एक ऐसी लाइन थी जिसे वो किसी भी कीमत पर पार नहीं कर सकते थे। लोगों को लगा कि ये उनके धर्म को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली बारूद तो पिछले 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजों की राजनीतिक नीतियां। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, और वो एक पॉलिसी लेकर आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब अगर किसी भारतीय राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता, और उसके मरने के बाद उसका राजपाट सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। सोचिए, ये तो सीधे सीधे राज्यों को हड़पने का एक कानूनी तरीका बना दिया गया था। और इसका असर देखिए, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, एक के बाद एक बड़े बड़े राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। जाहिर है, इससे भारतीय राजाओं और नवाबों में अपनी सत्ता को लेकर एक डर और भयानक गुस्सा भर गया। और बात सिर्फ राज्यों को हड़पने की नहीं थी। हद तो तब हो गई जब अंग्रेजों ने मुगल बादशाह की भी बेइज्जती शुरू कर दी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने ऐलान कर दिया कि अब मुगल बादशाह के वारिसों को लाल किला खाली करना पड़ेगा, और वो अपनी शाही पदवियां भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ एक राजा का नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की शान का अपमान था। तो एक तरफ तो राजनीतिक कब्जा चल ही रहा था, दूसरी तरफ अंग्रेज भारत को आर्थिक रूप से भी खोखला कर रहे थे। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जो धीरे धीरे देश की सारी दौलत निचोड़ रहा था। ये सिस्टम बहुत सीधा सा था। अंग्रेज भारत से कच्चा माल जैसे कपास कौड़ियों के दाम पर खरीदते थे, फिर उसे जहाज़ों में भरकर इंग्लैंड ले जाते थे, वहां की फैक्ट्रियों में उससे कपड़ा बनाते थे, और फिर उसी कपड़े को वापस भारत के बाजार में महंगी कीमतों पर बेचते थे। नतीजा, भारत के अपने कारीगर, अपने बुनकर सब बर्बाद हो गए। इसी को महान चिंतक दादा भाई नौरोजी ने नाम दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन की निकासी। मतलब भारत का पैसा, भारत की दौलत एक तरफा बस इंग्लैंड की तरफ बह जा रही थी, और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। इतना ही नहीं, जमीन पर इतने भारी भारी टैक्स लगा दिए गए कि किसान और जमींदार दोनों तबाह हो गए। एक कानून था सूर्यास्त कानून, मतलब अगर सूरज डूबने तक लगान जमा नहीं किया तो जमीन जब्त। इन सब का नतीजा ये हुआ कि गांव-गांव में गरीबी और गुस्सा दोनों बढ़ते चले गए। तो देखिए, राजनीतिक आज़ादी जा रही थी, पैसा जा रहा था, और अब लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज सिर्फ जमीन और दौलत नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और उनके धर्म के भी पीछे पड़ गए हैं। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। अंग्रेजों ने सती प्रथा खत्म की, विधवा विवाह को कानूनी बनाया, ये सब बातें आज हमें अच्छी लगती हैं। लेकिन उस जमाने के लोगों को लगा कि गोरे लोग हमारे रीति रिवाजों में दखल दे रहे हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं।
यहाँ तक कि रेलवे और डाक जैसी चीजों को भी शक की नजर से देखा जाता था। और फिर आया 1856 का एक कानून जिसने इस आग में घी का काम किया। इस कानून के मुताबिक अगर कोई भारतीय अपना धर्म बदल के ईसाई बन जाता है तो भी उसे अपने पुरखों की जायदाद में हिस्सा मिलेगा। अब लोगों को ये साफ साफ धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली सरकारी चाल लगी। तो एक तरफ ईसाई मिशनरी आ रहे थे, दूसरी तरफ ऐसे कानून। इन सब ने मिलकर लोगों के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया। सबको लगने लगा कि अंग्रेजों का असली मकसद सिर्फ राज करना नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ईसाई बनाना है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक तबाही और धर्म पर हमले का डर, सारा बारूद तैयार था। बस इंतजार था एक चिंगारी का, और वो चिंगारी बनकर आया वो चर्बी वाला कारतूस। इसकी शुरुआत हुई 29 मार्च को, जब बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और अपनी जान दे दी। वो पहली आवाज थी। फिर आई 10 मई की तारीख, जब मेरठ में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया और दिल्ली की तरफ कूच कर गए। और उसके बाद तो लखनऊ, कानपुर, झांसी, देखते ही देखते ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था। बहुत जल्द इसमें वो राजा रानी भी शामिल हो गए जिनसे उनका राज छीन लिया गया था, वो जमींदार जिनकी जमीनें चली गई थीं, और वो किसान जो लगान के बोझ तले दबे थे। मतलब ये कि जो एक सैनिक विद्रोह की तरह शुरू हुआ था वो असल में एक जन विद्रोह बन गया। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तानियों ने ये लड़ाई बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन अंग्रेजों की फौज ज्यादा संगठित थी, उनके पास बेहतर हथियार थे और उन्होंने इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ाई के मैदान में शायद हार हुई, लेकिन इस विद्रोह ने भारत के भविष्य पर बहुत गहरा असर डाला। सबसे पहली बात तो ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत सीधा इंग्लैंड की महारानी के शासन में आ गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हुई कि 1857 ने पहली बार पूरे देश के लोगों को ये एहसास दिलाया कि उनका दुश्मन एक है, और यहीं से सही मायनों में भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें मजबूत हुईं। 1857 के नायकों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम की। लड़ाई भले ही हार गई थी, लेकिन आज़ादी की जो चिंगारी उन्होंने जलाई थी वो 90 साल बाद भारत की स्वतंत्रता तक एक मशाल बनकर जलती रही।